हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को आज देखने वाले हैं और इसके बाद अगले वीडियो से हम लगातार इसके जितने भी अध्याय हैं उसको क्रम वाइज देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लगातार क्लासेस तो लाऊंगा ही साथ लगभग 100 प्रश्न पत्रों को हल कराऊंगा, जिससे बहुत सारे जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से यूजीसी प्रश्न पूछ रहा है और किस तरह हमको उनके जवाब देने चाहिए। इन सब से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे और आप लोगों का बढ़िया से तैयारी हो जाए, जिससे आप लोग जेआरएफ हो जाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो पहला जो हमारी पहली इकाई है वो है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति मतलब कि अध्यापन की जो विधि है, अध्यापन परीक्षण, इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करता है आयोग कि हमें पढ़ाने का, अध्यापन का कितना ज्ञान है, हम शिक्षण के बारे में कितना जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम जिन जिन बिंदुओं को पढ़ते हैं वो है शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, शिक्षण की विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। अगला बिंदु है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर विद्यार्थी की अपेक्षाएं और वयस्क अभ्यर्थी की अपेक्षाएं, जिसमें शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं शामिल हैं शिक्षार्थियों की। इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से यहाँ पर अपनी क्लास में पढ़ेंगे। अगला बिंदु है शिक्षण प्रभावक तत्व, अर्थात हमारे अध्यापन को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, उसमें शिक्षक का क्या योगदान होता है, सहायक सामग्रियाँ किस तरह से सहयोग करती हैं, संस्थागत जो सुविधाएं होती हैं, हमारे विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में जो सुविधाएं मिलती हैं वो हमारे शिक्षण को कितना प्रभावित करती हैं, इसका भी यहाँ पर हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। शैक्षिक वातावरण का क्या महत्व होता है ये देखेंगे। अगला है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अर्थात उच्च शिक्षण संस्थान जो है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, यहाँ पे शिक्षण की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं और अध्यापक केंद्रित शिक्षा पद्धति क्या होती है या शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति क्या होती है, ऑफलाइन शिक्षण क्या है, ऑनलाइन शिक्षण क्या है, ये सब पद्धतियाँ क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री या प्रणाली, शिक्षण सहायक प्रणाली, अर्थात जो शिक्षण की प्रणालियाँ हैं, एक परंपरागत शिक्षण प्रणाली क्या है, आधुनिक शिक्षण प्रणाली क्या है और आईसीटी आधारित शिक्षण प्रणाली क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला बिंदु है वो है मूल्यांकन प्रणालियाँ, अर्थात मूल्यांकन की कौन कौन सी प्रणाली हैं, मूल्यांकन के तत्व क्या हैं, उनके प्रकार कौन से हैं। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति में नवाचार,
इन सब बिंदुओं को हम यहाँ पर ठीक से देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अध्याय है वो है शोध अभिक्षमता या शोध अभिवृत्ति। अगली इकाई है शोध अभिवृत्ति, जिसमें हम शोध का अर्थ, शोध के प्रकार, शोध की विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, इसके बारे में पढ़ेंगे। शोध पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं, प्रयोगात्मक शोध पद्धति क्या है, विवरणात्मक शोध पद्धति क्या है, ऐतिहासिक शोध पद्धति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध पद्धति, इन सब में क्या डिफरेंस होता है और ये कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, इन सब के बारे में हम लोग बड़े अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगला बिंदु है शोध के चरण। शोध के चरण में सभी चरणों को शुरुआत से लेकर अंत तक, थीसिस जमा होने तक, हम समस्या ढूंढने से लेकर थीसिस जमा करने तक जितने चरण होते हैं उन सभी चरणों को, उनकी विशेषताओं को, उनकी आवश्यकताओं को यहाँ पर ठीक से पढ़ेंगे। अगला बिंदु है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन। मतलब इसमें हम देखेंगे कि शोध प्रबंध किस तरह से लिखा जाता है, शोधालेख किस तरह से लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, संदर्भ ग्रंथ सूची जो दी जाती है उसका क्या फॉर्मेट होता है। ये सब जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसके होते हैं, जो हमारे बुक्स में यूज होते हैं या इसमें थीसिस में या आलेख में जो प्रयोग किए जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, अर्थात जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला बिंदु है शोध नैतिकता। शोध की नैतिकता क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कुल मिला के शोध से संबंधित जितने भी बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं उसको हम बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 4 से 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। अगली क्या है बोध। बोध का मतलब होता है समझ। ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से 5 प्रश्न लगभग आते हैं और आयोग यह देखना चाहता है कि जो हमारा शोधार्थी होने जा रहा है, जो भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला है, प्रोफेसर बनने वाला है, जो रिसर्च करने वाला है, उसके पास समझ कितनी है, वो चीज़ों को समझता कितने अच्छे से है। क्योंकि रिसर्च में हमको बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं, तो हमें यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि हमको क्या लिखना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, वो हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है। इस बात की समझ जब तक नहीं होगी हमारे पास, तब तक हम शोध करने में सक्षम नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों, जो नेट का एग्ज़ाम होता है, ये इसमें जितने भी अध्याय दिए गए हैं विशेषकर फर्स्ट पेपर का, उसमें हर अध्याय का अपना महत्व है। आयोग हमसे हर अध्याय के माध्यम से एक एक चीज़ जानना चाहता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, हमारे अंदर रिसर्च करने की क्वालिटी है या नहीं। हमें बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर जब बनना है तो हमें बच्चों को पढ़ाने में हम कितने निपुण होंगे, कितने सक्षम होंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि जो प्राइमरी या माध्यमिक लेवल के, कॉलेज लेवल के जो या 12वीं तक के जो टीचर नियुक्त होते हैं उनके लिए बीएड बहुत लगभग अनिवार्य ही होता है। और उच्च शिक्षा के लिए ऐसी कोई डिग्री नहीं होती है जिसमें हमको पढ़ाना सिखाया जाए। तो वैसे भी छोटे बच्चों को तो पढ़ाना ही नहीं होता, इसमें हमें बीए के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो उनको हैंडल करना थोड़ा आसान होता है। इसलिए यूजीसी जो है वो केवल नॉर्मल ढंग से जानना चाहता है कि आपको इन सब के बारे में पता है कि नहीं। इसलिए उसने पहला जो है अध्याय रखा है शिक्षण अभिक्षमता, मतलब आपको अध्यापन के बारे में पता है कि नहीं है।
दूसरा अध्याय रखा है शोध क्षमता, आपको रिसर्च के बारे में कुछ पता है कि नहीं है। तीसरा अध्याय बोध रखा है, मतलब आपके पास समझदारी है कि नहीं, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको समझ रहे हैं कि नहीं। और अगला जो है इकाई है इकाई चार है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, ये सब संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इस इकाई में हम लोग संप्रेषण का अर्थ समझेंगे, उसके प्रकार समझेंगे, उसके अभिलक्षण क्या है उसको समझेंगे, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, और उसमें वाचिक और गैर वाचिक संप्रेषण का क्या क्या होते हैं, उनका क्या कार्य है, जो किस तरह से जो है प्रभावी संप्रेषण में आएंगे। अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। कक्षा संप्रेषण क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है, जन मीडिया और समाज, इसके बारे में। कुल मिला के हम लोग जो है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे अध्याय को इसको पढ़ेंगे, और इसके लगभग जो प्रश्न आते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो लगभग 5 में 5 प्रश्न लगभग सही कर ले जाएंगे। अगली इकाई है इकाई 5 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। ये गणित और रीजनिंग से संबंधित ये सब प्रश्न आते हैं। इसके लिए हम लोग जो है अलग से वीडियो क्लास करेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पे ये पीपीटी के माध्यम से क्लास करेंगे, जो कि सीधे पढ़ने और पढ़ाने लायक है, जिसमें लिख के पढ़ाया जा सकता है, उसको हम पीपीटी के माध्यम से करेंगे। बाकी जो समझाने वाली चीज़ें हैं उसके लिए हम अलग से रीजनिंग और मैथ के लिए अलग से क्लास बना के डालेंगे यूट्यूब पे, और उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लगभग यहाँ पे 3 चैप्टर छोड़ के ही पढ़ाएंगे, उसको हम अलग पढ़ाएंगे। जैसा है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, ये चैप्टर है, और 6वीं इकाई है युक्त तर्क, इसको भी हम अलग से पढ़ाएंगे। और आंकड़ों की व्याख्या, ये 3 जो अध्याय है इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, और उसके लिए हमारे आप चैनल पे देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में रहेगा वो भी। अगली इकाई जो है वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आईसीटी बोला जाता है। और आईसीटी में सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, आईसीटी और सुशासन, इन सब बिंदुओं को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। ये सब प्रश्न अगर आपके गलत नहीं होते हैं तो आपको जेआरएफ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, मैं खुद 2 बार नेट जेआरएफ 2 विषय से हूँ, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि आप लोग इसको अगर अच्छे से करेंगे तो पक्का आपका जेआरएफ होना तय है। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको देखते रहिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो है कमेंट करके, लाइक करके, और जो भी चीज़ें हैं सुधारने लायक उसको सुधारी जाएंगे, और आपके क्लास को और बेहतर बनाया जाएगा, और जिससे ज़्यादातर लोग लाभान्वित हो सकें। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, और जिससे हम आगे क्लासेस अच्छे से कर पाएँ। इकाई 9 है लोग, विकास और पर्यावरण। इसमें हम पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आयोग यह जानना चाहता है कि हमारा जो शोधार्थी है उसको अपने इस पर्यावरण के बारे में भी कुछ पता है कि, या केवल ऐसे ही अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ लिया है। तो इस चीज़ के लिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी हम हायर एजुकेशन के लोग हैं। 10वीं इकाई है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा में हम लोग आ गए हैं, अगर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उच्च शिक्षा में ही आ गए हैं, तो उसके बारे में हमको पता होनी चाहिए क्या क्या नियम बन रहे हैं, क्या क्या नीतियाँ बन रही हैं, और किस तरह से रिसर्च हो रहे हैं ना। इन सब चीज़ों के बारे में नई नई तकनीकी कौन सी जुड़ रही है, कौन सी नहीं हट रही है, क्या कौन से शोध, किस तरह से शोध कराए जा रहे हैं, कहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से हमको जानकारी होनी चाहिए। इन पॉइंट्स में उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव,
भारत में पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ अगर आप लोग हमारे ये क्लास ज्वाइन करेंगे और साथ में बने रहेंगे तो निश्चित ही 35 से 40 प्रश्न बड़े आराम से हमारे इस नोट्स से, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और आप हमारी क्लासेस भी जो है लेते रहिए और बड़े आराम से आप लोग 35 से 40 प्रश्न तो हल कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई हमारे जो 3 अध्याय हैं जिसको मैं अलग से कराऊंगा, अगर उस पर भी कोई कमांड कर ले जा रहा है, विश्वास मानिए आपको 40 से 45 प्रश्न करने में कोई बाधा नहीं आएगी। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमारे पास जब साथी ज़्यादा होंगे तो हमको पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। 2, 4, 10 लोगों को पढ़ाने में हमारा जो है उतना मज़ा नहीं आता है, थोड़ा लगता है कि अरे यार बहुत कम लोग हैं ना। तो थोड़ा आप लोग सहयोग करिए और हम ये वादा करते हैं कि आपको नेट फर्स्ट पेपर की एक बेहतरीन क्लास दे रहे हैं।